ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार ले लिया था, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर पड़ गया था और अलग अलग स्थानों पर, क्षेत्रों पर क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। बंगाल के नवाबों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट के साथ ड्यूटी फ्री व्यापार करने का विरोध किया और उनसे व्यापार के बदले धनराशि की मांग की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। और बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सिक्के बनाने का अधिकार देने से भी मना कर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से भी मना कर दिया कि वो किलेबंदी करे। इस तरह से बंगाल के नवाबों में और ईस्ट इंडिया कंपनी में टकराव होना स्वाभाविक हो गया। हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी benefited the East India Company? दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। भूमि कर एकत्रित करने का अधिकार मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ? द ईस्ट इंडिया कंपनी गोट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल in 1765. It allowed the company to use vast revenue resources of Bengal for its advantages. From the early 18th century, company trade with India expanded, but it was forced to buy most of the Indian goods with gold and silver imported from Britain. It was so because they had no goods to sell in India. But revenue of Bengal led to finance the company expenses. Revenue of Bengal could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. The company started strengthening its position in India with the Diwani rights, and within a short span of time, they conquered whole of. The Battle of Plassey was fought in 1757, जो पहली महत्वपूर्ण लड़ाई थी। The Battle of Buxar was fought in 1764, जो दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और बंगाल के नवाब के बीच में। इन लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल में कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है और वो कर वसूलने के अधिकार को अपने मुनाफे के लिए प्रयोग करते हैं। और 18वीं शताब्दी के शुरू में जहां कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए सोना चांदी यूरोप से लाती थी और यहाँ पर गर्म मसाले, सिल्क, सूती कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में उसको महंगे दाम पर बेचती थी। अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से सोना चांदी नहीं मंगवाती थी, नहीं आयात करती थी, बल्कि भारत में जो कर वसूलती थी, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, उसी पैसे को व्यापार में वो भारत के साथ प्रयोग करती थी। इस तरह से वह अपने जो सैनिक हैं उनके खर्च को भी पूरा करती थी, किलेबंदी भी करती थी
अपने ऑफिस भी सेटअप करती थी और एक कम समय में उसने अपनी शक्ति को भारत में और सुदृढ़ कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सहायक गठबंधन से आप क्या समझते हैं? द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम was started by Lord Wellesley in 1798 AD. He wanted to expand the British Empire in India and to make the company very powerful. It was possible only if all the native rulers and the Nawabs were made powerless. He took advantage of the subsidiary alliance system and brought many native rulers under the British control. If Indian rulers failed to make payment, the part of their territory was taken away as penalty. The states which had to lose their territories on the ground were Awadh and हैदराबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा चलाया गया सहायक गठबंधन 1798 में इसका उदाहरण था, जहां पहले भारतीय राजा अपनी अलग सेना रखते थे। इस गठबंधन के आधार पर उनसे कहा गया कि अब वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेंगे, ब्रिटिश सेना ही उनकी रक्षा करेगी। हालांकि ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी को खर्च तो देंगे, पैसा देंगे, और जो नवाब और शासक ऐसा नहीं कर पाते उनको उनके क्षेत्र को, उनके राज्य के कुछ भाग को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन कर लेगी। इस तरह से जो राज्य, जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाते हैं उनमें अवध और हैदराबाद मुख्य थे। In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारतीय शासकों से अलग कैसे था? The company divided its administration into units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras and Bombay. In India, districts were the main administrative units. Each presidency was ruled by a governor. Districts were ruled by the collectors. The supreme head of the administration of the company was the Governor General. But in India, the head of administration was the king. The main job of the Governor General was to introduce administrative reforms, while the main job of the collector was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के प्रशासन को 3 भागों में, 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया, जिनका नाम था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर प्रेसिडेंसी का जो मुखिया था, जो शासक था, वो गवर्नर होता था, और जो राज्य थे उन पर शासन कलेक्टर करते थे। 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के जो गवर्नर्स थे, जो राज्यपाल थे, उनके ऊपर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। जो गवर्नर जनरल था, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, अलग अलग समय में रहे। उनका कार्य था प्रशासनिक सुधार शुरू करना और जो जिले में, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता था, उसका उद्देश्य था, उसका कार्य था लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना और जिले में कानून व्यवस्था स्थापित करना। जबकि भारत में इसके गवर्नर जनरल के विपरीत जो राजा होता था
वही प्रशासन का मुखिया होता था। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट occurred इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जो कंपनी की सेना के संरचना में आए। इन अर्ली 19th century, the Britishers introduced a uniform military culture. Soldiers were given training in European style. Drill and discipline were also introduced to regulate their life. In 18th century, the East India Company recruited peasants into their army. This was known as Sepoy Army. 18वीं शताब्दी में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को ही अपनी सेना में नियुक्त कर दिया था, अपॉइंट किया था, जिसको उन्होंने सेपोई आर्मी का नाम दिया। लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों ने सैनिक संस्कृति में एकात्मकता लाने की सोची और सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, उनको अनुशासन में रखा, उनके जीवन में बदलाव लाए और ये सब बदलाव यूरोपियन ढंग से किए गए। थैंक्स।